मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न की, और इनकम टैक्स रिटर्न के प्रीवियस में हमने ITR 1 इन केस ऑफ आपको फॉर्म 16 अगर आपके पास में है उस समय आप कैसे फाइल करें, या फिर अगर आपके पास में फॉर्म 16 अवेलेबल नहीं है ऐसे केसेस में आप इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR 1 किस तरह से फाइल करेंगे हमने देखा था। आज के लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं ITR 4। अब ITR 4 किसके लिए है, क्या है, कब फाइल करना है, किसको फाइल करना है, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं आज के लेक्चर में। हमने थ्योरिकल चैप्टर्स के अंदर डिटेल में कवर किया था जब हम PGBP कवर कर रहे थे। सेक्शन 44AD, 44ADA, 44AE ये हमने डिटेल में कवर किया था, लेकिन आज उसको थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत पहले आपने पढ़ा था, यानी कि ये लगभग 50 to 55 शायद उस समय लेक्चर्स की बात है। इसके पहले तो सब 50 लेक्चर्स और अपलोड हो गए हैं। तो हालांकि आपके माइंड से अगर वो चीजें निकल गई है कोई बात नहीं सर, इसको हम प्रॉपर तरीके से एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि आखिर में ITR 4 किसके लिए जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपकी कोई इनकम PGBP हेड से हो रही है। कहां से हो रही है सर? अगर आपकी कोई इनकम PGBP हेड से हो रही है। PGBP का मतलब क्या होता है? इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर आपकी इनकम PGBP हेड से हो रही है तो आपको ITR 3 या फिर ITR 4 फाइल करना है। सिंपल। कौन सा फॉर्म फाइल करना है सर? ITR 3 या फिर ITR 4। ये दो रिटर्न है। अगर आप इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल के केसेस में बिजनेस इनकम अगर आपकी है तो ITR 3 या ITR 4 ये दो रिटर्न आपको फाइल करना है। ITR 3 रिटर्न जो होता है इनका होता है कि जिनका सर टैक्स ऑडिट होता है। क्या होता है सर? टैक्स ऑडिट होता है, वो पर्सन ITR 3 फाइल करते हैं। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जिसका टर्नओवर 1 CR से अबोव है। क्या है सर? जिसका टर्नओवर 1 CR से अबोव है उनको टैक्स ऑडिट कराना जरूरी होता है। लेकिन गवर्नमेंट ने एक सेक्शन निकाला, सेक्शन 44AD। सेक्शन 44AD की अगर हम बात करें तो ये बोलता है सर बिजनेस का। और बिजनेस में दो तरीके के बिजनेस की बात कर रहा है। एक बात करता है सर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की, और साथ में ये बात करता है आपका ट्रेडिंग बिजनेस की। क्लियर है? तो अगर ऐसे कोई बिजनेसेस है उसके लिए अगर आप अकाउंट्स मेंटेन करना नहीं चाहते, सर आपके पास में ऐसा एम्प्लॉय नहीं है कि आप अकाउंट्स मेंटेन करें, और आप एक फिक्स परसेंटेज पर टैक्स पे करना चाहते हैं, कि यानी कि आपका सिर्फ आपको ध्यान रखना है आपका टर्नओवर कितना है आपका टर्नओवर। फॉर एग्जांपल मेरा टर्नओवर है सिर्फ 40 लाख रुपीस, 40 लाख रुपीस टर्नओवर। तो यहाँ पर आपको सर अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। आप एक नॉर्मल फिक्स परसेंटेज के आधार पर आप अपना प्रॉफिट बता दीजिए। गवर्नमेंट बोलती है कि सर इतना प्रॉफिट आप बता दीजिए, हम आपके अकाउंट्स चेक नहीं करेंगे, आपके अकाउंट्स की डिटेल्स देना हमें जरूरी नहीं है। उसको बोलते हैं प्रेजेंटिंग टैक्सेशन स्कीम। प्रेजेंटिंग टैक्सेशन स्कीम के अंदर हम ये प्रेज्यूम करते हैं कि आपकी इनकम इतनी ही होगी, ऐसा गवर्नमेंट आपसे कहती है। तो अब ITR 3 की अगर बात करें तो ये डिटेल रिटर्न्स होता है। इंडिविजुअल के केसेस की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो रिटर्न्स होता है वो होता है सर ITR 3। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में सर आप स्मॉल टैक्स पेयर, स्मॉल बिजनेसमैन है। कौन है आप? स्मॉल बिजनेसमैन है, यानी कि आप प्रॉपर तरीके से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड या फिर आप अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं, ऐसे पर्संस के लिए है ITR 4। यानी कि आपको प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत आपको यहाँ पर नहीं होती है। चलिए समझते हैं क्या लिखा हुआ है सर आपके इसमें PPT में। ITR 4 is to be filed by small business owners who do not maintain books of accounts but only maintain sales less than approximate volume। सर यहाँ पर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन सेल्स मेंटेन करने की आपको जरूरत बहुत पड़ती है, क्योंकि सेल्स के आधार पर ही आप पता लगा पाओगे कि मेरा इतना सेल्स था, उसका इतना परसेंट है। It's include online sales, traders, wholesaler and manufacturer, etc. The freelancers such as online content writer, blogger act need to be file ITR 4। सर जो freelancers होते हैं उनको भी ITR 4 फाइल करने की जरूरत होती है। Also professional like chartered accountants, doctor, lawyer and engineers act need to be filed this form। यहाँ पर भी section 44ADA उसके लिए भी ये section applicable है। Individual you are drawing a salary as well as earning additional income from freelancer activities, part time business also need to be ITR 4। सर अगर किसी पर्सन की सैलरी से इनकम आ रही है
और साथ में अगर कोई वो पार्ट टाइम बिजनेस भी कर रहा है या फिर पार्ट टाइम फ्रीलांसर का काम करता है, वहां से भी अगर उसकी इनकम आ रही है तो उसको ITR 4 फाइल करना पड़ेगा, अगर वो अपनी इनकम प्रेजेंटिव टैक्सेशन सेक्शन 44 AD के थ्रू दिखाना चाहता है। The individual who make profit through future options, FO, cryptocurrencies, commodities, forex need to be filed particular form। अगर आप इस तरह के बिजनेस कर रहे हैं, F&O में कर रहे हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन शेयर मार्केट में कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी में कर रहे हैं, कमोडिटीज परचेज कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में भी आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। अब सर लिमिट क्या है उसकी? हमने बता दिया कि आपका टर्नओवर सेक्शन 44 AD फॉर स्मॉल बिजनेस बोलता है कि आपकी लिमिट से प्रीवियस में 2 करोड़ थी, अब आपकी 3 करोड़ हो गई अगर आपके केस ट्रांजेक्शन पूरे सेल्स के सिर्फ 5% होता। समझ में आ रही है? नॉर्मल लिमिट से 2 करोड़ रुपीस की है पूरे परसेंट। अब ये लिमिट जो है ना, ये लिमिट समझ में नहीं आती। अब क्यों समझ में नहीं आती है, मैं आपको एक इसका एग्जांपल के साथ में आपको समझाता हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये लिमिट का कोई मतलब नहीं है कि अगर आपको 2 करोड़ रुपीस की लिमिट दे रखी है, इनरिलेवेंट है। सेक्शन 44 AD प्रोफेशनल के लिए है, डॉक्टर लॉयर के लिए, उनकी लिमिट सिर्फ 50 लाख है और अभी इसको बढ़ाकर 75 लाख कर दिया गया। चलिए समझते हैं इसकी लिमिट के बारे में। आप सर ये बोलते हैं कि आपका जितना भी सेल्स होगा, ध्यान से समझना, आपका जितना भी सेल्स होगा, अगर उस सेल्स में आपने जितना भी बैंक रिसिप्ट किया हुआ, बैंक से अगर आपका पैसा आया हुआ है, बैंक रिसिप्ट है, तो मिनिमम 6% प्रॉफिट आपको दिखाना है। कितना दिखाना है सर? मिनिमम 6% प्रॉफिट आपको यहाँ पे शो करना है, और उसमें से अगर आपका कैश में आया है तो आपको मिनिमम 8% प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिखाना है। क्लियर हो रहा है आपको यहाँ तक? अब एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल फॉर एग्जांपल, एक पर्सन के पास में सर 40 लाख रुपीस का सेल्स है। कितना सेल्स है? 40 लाख रुपीस। उसमें से बैंक रिसिप्ट है, यानी कि बैंक से उसके पास में पैसा आ चुका है, फॉर एग्जाम्पल 30 लाख रुपीस। दूसरा, उसका कैश में सर पैसा आ चुका है, फॉर एग्जाम्पल 4,80,000, और अभी भी आउटस्टैंडिंग है यानी कि डेटर्स में है 5,20,000 रुपीज। तो टोटल सर आपका सेल्स हो गया 40 लाख रुपीज। अब कितना परसेंट बैंक से जाएगा, कितना परसेंट कैश में जाएगा? 6%, 8% क्या होगा? तो अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आपके पास में एक्चुअल में बैंक में जो पैसा आ गया, बैंक में कितना पैसा आ गया सर? 330 लाख रुपीज। तो उसका आपको करना है सर 6%। मिनिमम प्रॉफिट आपको 6% दिखाना है। मैक्सिमम आप जितना दिखाना चाहते हो आप दिखा सकते हो, मैक्सिमम आप जितना दिखाना चाहते हो। मिनिमम आपको 6% प्रॉफिट आपको दिखाना है, और बाकी का जितना भी बचा हुआ ये कैश माना जाता है। चाहे ये आपका आउटस्टैंडिंग है 5,20,000 रुपीज या 5,20,000 आउटस्टैंडिंग है, लेकिन ये भी आपको एज ए कैश में मानना पड़ेगा, चाहे वो आपके बैंक से क्यों नहीं आता हो बाद में। लेकिन अभी वो बैंक से पैसा नहीं आया है, इसलिए वो कैश माना जाएगा। तो ऐसे केसेस में सर आपकी जो वैल्यू है 10 लाख रुपीज आपके कैश में, तो मिनिमम आपको 8% प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिखाना है। अगर इसके हिसाब से देखें तो सर 1,80,000 रुपीज का प्रॉफिट आपका यहाँ पे होता, और 80,000 रुपीज का प्रॉफिट आपका यहाँ पे होता है, तो टूल मिलाकर 2,60,000 रुपीज का प्रॉफिट है आपका। ऐसा ही कुछ है, एक बार और कैलकुलेट करके देख लेते हैं सर। 30 लाख into 6 divided by 100, 1,80,000। क्लियर हो गया? आप सर अगर ये मान के चलते हैं कि सर हम ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट से 10% दिखाना चाहते हैं, यानी कि 30 लाख सर हमारा सेल्स है, तो यहाँ पर हम 10% प्रॉफिट दिखा सकते हैं सर। दिखा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। 7 लाख रुपए तक सर आपकी इनकम टैक्स फ्री है, जितना प्रॉफिट आप दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप नेक्स्ट ईयर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे, उस समय अगर आपका ज्यादा सेल्स हो गया और उस समय अगर आपका प्रॉफिट कम है, तो वो आपको ध्यान रखना, थोड़ा सा पेयर लेके चलना है। ठीक है, चलिए सर। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, सबसे मोस्ट एग्जाम इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे प्रोफेशनल सर ये मिस्टेक बात करते हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल ये मिस्टेक करते हैं, ये मिस्टेक आपको नहीं करनी। क्या मिस्टेक है? ध्यान से समझिए। अभी सर फिलहाल में जीएसटी
और इनकम टैक्स दोनों मिले हुए हैं, ये इतना तो आपको मालूम है। जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों आपस में मिले हुए हैं। सिर्फ जीएसटी में अगर आपका कोई सेल्स है तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता होता है कि सर उसका जीएसटी में कितना सेल्स है, और जब इनकम टैक्स का आप रिटर्न फाइल करते हैं उस समय आपको वही सेल्स दिखाना होता है जो आपने जीएसटी में शो किया हुआ है। तो ना तो यहाँ पर आप जीएसटी की चोरी कर सकते हैं, ना यहाँ पे आप इनकम टैक्स की चोरी कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? जितना सेल्स आपने जीएसटी में दिखाया उतना ही सेल्स आपको आपके इनकम टैक्स में दिखाना। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले होता था कि आप वेट के अंदर अलग टैक्स दिखा रहे हो, इनकम टैक्स के अंदर अलग से टैक्स दिखा रहे हो, क्योंकि वो स्टेट वाइज टैक्स था और वो सेंट्रल वाला टैक्स था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बारे में नहीं जान पाती थी, लेकिन अब ये दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स हो गए हैं सर, ये दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स हो गए, इसलिए ये दोनों आपस में जानते हैं कि किसका कितना सेल्स है। क्लियर? अब अगर कोई पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन सर आपके पास में आता है, अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर आपके पास में आता है कि सर मुझे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराना चाहिए, करवाना, अगर इस पर्सन है वो आपके पास में आया और आपको बोला कि मुझे इनकम टैक्स, उन्होंने बोला सर, आपने बोला क्या है, तो उसने बोला सर मेरा बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल मेरा ट्रेडिंग का बिजनेस है, ऐसा उन्होंने बताया। तो आप उनका बैंक स्टेटमेंट देखेंगे और बैंक स्टेटमेंट ये पता चल रहा है कि सर उनकी 20 लाख रुपए की इनकम दिख रही है, आपको रिसिप्ट दिख रही है पूरे साल की, और यहाँ पे उनके पास में इतने इनवॉइसेस नहीं है, सेल्स बिल उनके पास में नहीं है, इसलिए सेल्स की फिगर हम यहाँ पर फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सेल्स की फिगर नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतना कोई मेंटेन प्रॉपर किया नहीं था। अब वो बोलता है कि सर मुझे तो लोन लेना है, मुझे लोन लेना है सर, इसलिए थोड़ा सा बढ़ाकर इनकम दिखाना, बढ़ाकर इनकम दिखाना, बढ़ाकर सेल्स दिखाना, क्योंकि मुझे लोन लेना है सर। अब सर आपको ध्यान से समझना, नॉर्मली सर जीएसटी के अंदर, नॉर्मली अगर हम बात करते हैं जीएसटी के अंदर, तो जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन की जो लिमिट है, जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन की जो लिमिट है वो लिमिट है सर 40 लाख रुपीस नॉर्मल पर्सन के लिए, यानी कि 40 लाख रुपीस तक है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपका टर्नओवर 40 लाख रुपीस से अबोव जाता है आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कराना। अब सर सामने वाला पर्सन अनरजिस्टर्ड है, आपके पास में आया, सामने वाला पर्सन अनरजिस्टर्ड है, यानी कि 40 लाख रुपीस तक उसका टर्नओवर नहीं गया है, इसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ है। तो आप यहां पर जब जीएसटी आईटीआर 4 फाइल करेंगे, जब आप आईटीआर 4 फाइल करेंगे उस समय आप क्या सेल्स दिखाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब उसने बोला कि एक काम करो सर, आप तो 50 लाख का सेल्स दिखा दो, इसके ऊपर 8 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखा दो, बस और कुछ भी नहीं करना। प्रॉफिट दिखाना, सेल्स दिखाना, सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है, जितना दिखाना चाहते हो आप दिखा सकते हो, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न सेल्फ असेसमेंट रिटर्न होता है। आप अपनी मर्जी के हिसाब से जितना दिखाना चाहते हो उतना दिखा सकते हो। और अगर आप लोन लेने के लिए जाते हैं और बिजनेस है और लोन लेने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपका इनकम टैक्स रिटर्न कंपलसरी है, बिना इनकम टैक्स रिटर्न के आपका लोन नहीं होता। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में भी डिटेल में कवर किया था। तो यहां पर सर अगर आप सेल्स दिखाते हो, फॉर एग्जांपल उस पार्टी ने बोला सर 50 लाख दिखा दीजिए और 8 लाख का प्रॉफिट दिखा दीजिए, हम टैक्स भर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है सर, जितना भी टैक्स आएगा हम भर लेंगे। क्या आप 50 लाख रुपए की इनकम दिखा सकते हो? आंसर इज नो, आंसर इज नो। आप 50 लाख रुपए का इनकम यहां पर विदाउट जीएसटी रजिस्ट्रेशन के नहीं दिखा सकते हो। इस चीज का आपको बहुत ख्याल रखना है सर, बहुत ख्याल रखना है, अदरवाइज नोटिस जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से आ जाएगा कि आपका टर्नओवर तो 50 लाख का, आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया भाई साहब, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाइए आप। ये चीज आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं देखा जाएगा, वहां पर रिटर्न देखा जाएगा कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर सर 50 लाख की इनकम दिखाई है, तो आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाया अभी तक, क्योंकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट तो 40 लाख है, तो आपको कराना पड़ेगा। इसके लिए अगर कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन आता है उसका सेल्स आप 39 लाख रुपीस तक आप दिखा सकते हो, चाहे वो सेल्स हो रहा है या नहीं हो रहा, चाहे हो रहा है या नहीं हो रहा है, बैंक से पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन आप 39 लाख रुपीस तक अगर सेल्स दिखा सकते हो और उस पर आपका जितना परसेंट प्रॉफिट दिखाना हो उतना परसेंट प्रॉफिट आप यहां पर दिखा सकते हो, कोई लिमिट नहीं है यहां पर। जितना परसेंट प्रॉफिट, 9 लाख पे अगर आप 10 लाख रुपीस का प्रॉफिट दिखाना चाहते हो ना, 25% दिखा दो सर 10 लाख रुपीस का प्रॉफिट। क्लियर हो रहा है आपको ये चीज?
तो यहाँ पर सिंपल सेक्शन 44 एडी एक नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए होता है जो अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता है, न सेल्स है, न परचेज है, न कुछ नहीं है, ऐसा एक्सपेंसेस कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आपका जितना भी आप सेल्स मानते हो, सेल्स का जो भी परसेंटेज, मिनिमम 6% तो बैंक से है, मिनिमम 8% आपका केस रिसिप्ट से है, और इसके ऊपर आप जितना दिखाना चाहते हो आप दिखा के टोटल इनकम, अब ये इनकम है सर, ये क्या है, ये प्रॉफिट है, इसको प्रॉफिट बोलते हैं, प्रॉफिट दिखाना है आपको। नॉर्मल प्रॉफिट हमारा पीएनएल में हम क्रेडिट करते हैं, क्या होता है, सेल्स होता है, सेल्स में से परचेज माइनस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक आता है, ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट से इंडर एक्सपेंसेस माइनस करके फिर आपका नेट प्रॉफिट आता है, उस पर आपको टैक्स पे करना है। तो यहाँ पर आपका ये वाला प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस कुछ के डिडक्शंस आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है, अदर एक्सपेंसेस के डिडक्शंस आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको डेप्रिशिएशन एवरी ईयर कैलकुलेट करना होगा। डेप्रिशिएशन तो आपको एवरी ईयर कैलकुलेट करना होगा, चाहे आपका डिडक्शंस यहाँ पर आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों, ध्यान से समझना। फॉर एग्जांपल सर, आपके पास में 10 लाख रुपीस की एसेट है और उस पर 10% का डेप्रिशिएशन है, 2 साल तक आपने सेक्शन 44 एडी लिया, तीसरे साल आप नॉर्मल टैक्स में आ गए और ITR 3 फाइल कर रहे हैं, उस समय सर आपका ओपनिंग WDV क्या होना चाहिए, उस समय आपका ओपनिंग WDV क्या होना, अच्छा 10 लाख रुपीज का ओपनिंग WDV चाहिए, अगर आप 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हो तो यहाँ पर सर ओपनिंग WDV आपका कितना होगा, 81,000 रुपीज का, 8 लाख 10,000 रुपीज का ओपनिंग WDV होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है सेक्शन 44 एडी में। सेक्शन 44 एडी में अगर आप फाइल करते हैं तो आपको नॉर्मल बैलेंस शीट्स अगर आपको बनानी होती है, अगर किसी भी बैलेंस शीट के लिए देनी होती है लोन के लिए, तो एक नॉर्मल बैलेंस शीट्स बनाना आपको आना चाहिए। कि नॉर्मल बैलेंस शीट सेक्शन 44 एडी के लिए कैसे बनाते हैं, ये हमने अकाउंट्स के अंदर देखा था। सिंपल यहाँ पर आपके फिक्स एसेट आ जाएंगे, कुछ दिमाग नहीं लगाना, यहाँ पर आपके फिक्स एसेट आ जाएंगे, उसका अमाउंट आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर कुछ लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर आप कुछ अमाउंट, देखो ये सब डमी बैलेंस शीट बनानी है हमें, एक्चुअल बैलेंस शीट तो है ही नहीं। तो यहाँ पर लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर कुछ अमाउंट डाल दीजिएगा। आप सन्ड्री डेटर्स में दिखा लीजिए, सर हमने सेल्स किया था, उनसे कुछ पर्सन मान रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल 25,000 रुपीज। लोन एंड एडवांसेस में आप लिखा लीजिए सर 1 लाख रुपीज। यहाँ पे दिखा दीजिए सर 5 लाख रुपए की हमारे पास में एसेट है। इसके बाद आपके पास में कैश कितना पड़ा है, आपके पास में बैंक में आपका कितना पड़ा हुआ है, या फिर आपके पास में क्लोजिंग स्टॉक कितना है। ये एक नॉर्मल डमी बैलेंस शीट्स आपको बनानी है। तो बैंक में जो एक्चुअल फिगर है, बैंक का जो स्टेटमेंट देके लास्ट जो 31 मार्च का जो फिगर होगा वो आपको लिखना है। फॉर एग्जांपल ये लिखे कि सर 40,000 का बैलेंस आपका यहाँ पे था। क्लोजिंग स्टॉक आप ये मान के चले कि सर 25,000 का मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, और कैश में सर मेरे पास में 1,20,000 रुपया कैश में पड़ा हुआ है। ये आप यहाँ पे टोटल कर लीजिए। इधर आ जाएगा सर आपका कैपिटल, इधर आ जाएगा लोन्स, अगर आपके पास में है लोन्स एंड लाइबिलिटीज, अगर आपके पास में है कोई लोन है, एक्चुअल फिगर में लोन है तो लोन तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, क्योंकि एक्चुअल में ये तो पता ही रहता है ना, लोन के स्टेटमेंट देके पता चल जाता है। दूसरा यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स सर आपके, कि देना है कितने नहीं देना है, ये देना है थोड़ा फिगर आप यहाँ पे डाल दीजिए कि फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपये हमें किसी पार्टी को देने हैं। या फिर अदर्स लाइबिलिटीज अगर आपकी कुछ है तो आप यहाँ पे डाल दीजिए, और बैलेंस कर लीजिए, टोटल फिगर जो पड़ेगा वो कैपिटल में आप डाल दीजिए कि ये हमारा कैपिटल है। ये एक नॉर्मल बैलेंस शीट आपको इस सब पीएनएल बनाने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि हम अकाउंट ही मेंटेन नहीं कर रहे हैं, परचेज ही नहीं है हमारे पास, एक्सपेंसेस नहीं है। तो फिर सेक्शन 44 एडी खुद बोलता है कि आपको अकाउंट्स मेंटेन की जरूरत नहीं है, तो पीएनएल कहां से बनेगा सर आपका। लेकिन बैलेंस शीट आपकी जरूर बन सकती है, बैलेंस शीट आपकी जरूर बन सकती है, इसलिए आप ये बैलेंस शीट इस तरह से आप प्रिपेयर करेंगे किसी भी क्लाइंट का, नॉर्मल बैलेंस शीट्स आपको यहाँ पे प्रिपेयर करनी है। क्लियर है। तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स हमको बैलेंस शीट्स की वहां पर देनी होती है, जब सेक्शन 44 एडी रिटर्न हम फाइल करते हैं तो वहां पर हमको ये चीज देनी होती है। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक। तो ये है नॉर्मल पर्सन के लिए। तो यहाँ पर आपको लिमिट, अब बात करते हैं सर लिमिट की, मैं बात कर रहा था लिमिट की। यहाँ पर जो लिमिट दे रखी है ना, फॉर एग्जाम्पल आप जीएसटी रजिस्टर्ड हो, ठीक है, आप जीएसटी रजिस्टर्ड हो, आपका टर्नओवर है फॉर एग्जाम्पल सर 1,50,00,000 रुपीज। जितना सेल्स आपका जीएसटी का है उतना ही आपको इनकम टैक्स में दिखाना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1,50,00,000 का आपका सेल्स है, अगर उसका हम बैंक से ही माने सभी तो 6% दिखाना होता है। तो कितना होता है सर 1,60,000 का 6%, 1,50,00,000, 1 करोड़ कितना हो गया, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, है ना। 1,50,00,000 रुपीज इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100, ये आता है सर 9 लाख रुपीज का प्रॉफिट।
अब 9 लाख रुपीस का अगर प्रॉफिट होता है उसको, यहाँ पे कितना प्रॉफिट होता है सर, 9 लाख रुपीस का, 9 लाख रुपीस का अगर उसको यहाँ पे प्रॉफिट होता है तो उसको टैक्स पे करने का आता है, क्योंकि 7 लाख रुपीस तक कोई भी टैक्स नहीं है। लेकिन जैसे ही 7 लाख रुपीस से इनकम क्रॉस कर जाती है तो सेक्शन 87A का जो रिबेट आपको मिल रहा था वो रिबेट आपको नहीं मिलता है, वो रिबेट आपको नहीं मिलता है। तो 3 लाख रुपीज से 6 लाख और 6 लाख से 9 लाख रुपीज पर जो भी आपका 12,500 रुपये का टैक्स ये, और 30,000 रुपये का टैक्स ये, ठीक है, यही है ना, 9,005 12 3, हाँ 90 जितना भी होगा, तो 42,500 रुपीज का आपको यहाँ पे टैक्स पे करना है। इससे बढ़िया 10,000 रुपये का पे करके ऑडिट करवा लें, और ऑडिट करा के प्रॉफिट सर 7 लाख रुपए का लेके आ जाए तो इतना टैक्स तो उसका बच जाएगा, 30,000 रुपये तो बच जाएंगे। इसलिए ये लिमिट जो है, ये लिमिट इनरिलेवेंट है कि अगर आप 2 करोड़ रुपीस तक अगर आपका टर्नओवर, 2 करोड़ रुपीस वाला टर्नओवर टैक्स ऑडिट करा के 6% से कम प्रॉफिट दिखाएगा ना, क्यों एक टैक्स ऑडिट कराएगा। तो यहां पर सर ऑप्शन है आपके पास में कि अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर, टैक्स ऑडिट के लिए एप्लीकेबल तो है सर 1 करोड़ से ऊपर आपको टैक्स ऑडिट कराना, लेकिन 1 करोड़ से ऊपर है और आप 6% से प्रॉफिट कम दिखाना चाहते हो, 6% से प्रॉफिट कम दिखाना चाहते हो तो आपको टैक्स ऑडिट करवानी होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट से, टैक्स ऑडिट आपको करानी होती है 6% से कम प्रॉफिट अगर आप दिखाना चाहते हो, तो यहाँ पर टैक्स ऑडिट करवा के आप कम प्रॉफिट आप शो कर सकते हो, ठीक है सर। तो ये यहाँ पर था। अब बात करते हैं कि प्रेजेंटिव अंडर सेक्शन 44 स्मॉल बिजनेसेस, फीचर फॉर दिस स्कीम, यहाँ पर लिखा हुआ सर एस्टिमेटेड 8% ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट फॉर बिजनेस, 6% ग्रॉस रिसिप्ट की केस रिसिप्ट, ये 8 रिसिप्ट है, ये 8% है, ठीक है, और 8% ऑफ कैश रिसिप्ट है। यहाँ पर बैंक से जो रिसिप्ट है वो यहाँ पे ऐसा हो गया ना, ये बैंक रिसिप्ट है, गलती से शायद हो गया, ठीक है। यू डो नॉट हैव मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ दिस बिजनेस, सर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू पे 100% एडवांस टैक्स बाय द 15 मार्च ऑफ सच अ बिजनेस, सर अगर आपको एडवांस टैक्स पे करने की लायबिलिटी आती है तो आपको 15 तारीख से पहले पहले आपको 15 मार्च के पहले आपको पूरा 100% आपको आपका टैक्स पे कर देना, अदरवाइज लेट फीस और पेनल्टी आपको लग जाती है, ठीक है। नो नीड टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वार्टर इंस्टॉलमेंट ड्यू डेट, जून सितंबर दिसंबर में जो एडवांस टैक्स की जो डेट होती है वहां पर आपको पेमेंट नहीं करना, ये हमने एडवांस टैक्स में डिटेल में कवर किया था, आई होप्स कि वो लेक्चर्स आपको यहाँ तक याद है। यू आर नॉट अलाउड टू डिडक्ट एनी बिजनेस एक्सपेंसेस अगेंस्ट द इनकम, आपको इनकम के सामने कोई भी और अदर बिजनेस के एक्सपेंसेस अलाउ करने की परमिशन नहीं है, क्योंकि आप नेट प्रॉफिट आप इतना निकाल रहे हो कि 6% मेरा प्रॉफिट है, बाकी 94% मेरे एक्सपेंसेस है, ये पहले ही आपने बता दिया है, तो फिर सर अभी और एक्सपेंसेस आपको क्या मिलेंगे। अब सर एक और चीज यहाँ पर आपको ध्यान लगानी है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके एक से ज्यादा बिजनेस है, सर फॉर एग्जाम्पल आपके 3 बिजनेस है, तो 3 बिजनेसेस में सेक्शन 44AD आप एवरी बिजनेस के अंदर अप्लाई कर सकते हो। एक बिजनेस में आपने सेक्शन 44AD अप्लाई किया और 2 बिजनेस में आप टैक्स ऑडिट करवा रहे, पॉसिबल है सर, ऐसा करा सकते हो आप, ऐसा करा सकते हो। सेक्शन 44AD एक बिजनेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, 2 बिजनेस के लिए अप्लाई कर सकते हो, तीनों बिजनेसेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तीनों बिजनेस का टर्नओवर मिलाकर सर आपका टर्नओवर 1 करोड़ मतलब 2 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये पेन बेस्ड लिमिट है, यहाँ पर बिजनेस लिमिट नहीं है, पेन बेस्ड लिमिट है कि 3 बिजनेस है, तीनों बिजनेसों का टर्नओवर मिलाकर अगर 2 करोड़ से ऊपर है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी कि टैक्स ऑडिट आपको करवानी पड़ेगी। क्लियर हो रहा आपको यहाँ तक? चलिए, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एलिजिबल बिजनेस कौन पर्सन, सर एनी बिजनेस, रिटेल ट्रेडिंग, होलसेल ट्रेडिंग, सिविल कंस्ट्रक्शन, एनी अदर बिजनेस टू अवेल दिस स्कीम, ये सभी कर सकते हैं इस स्कीम को। अब करते हैं कि नॉट एप्लीकेबल टू, अब ये किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, इनकम फ्रॉम कमीशन और ब्रोकरेज, अगर आप इनकम कमीशन या ब्रोकरेज से जनरेट कर रहे हैं तो आपके लिए सेक्शन 44AD एप्लीकेबल नहीं होगा। इंश्योरेंस कमीशन जो लेता है उसके लिए सेक्शन 44AD एप्लीकेबल नहीं है। एजेंसी बिजनेस अगर आपका कोई है, बिजनेस ऑन प्लेइंग हायरिंग लीजिंग गुड्स के लिए ये सेक्शन 44AE में एप्लीकेबल होता है, और प्रोफेशनल सेक्शन 44ADA में एप्लीकेबल होता है। हम जो बात कर रहे हैं सेक्शन 44AD की, यानी कि बिजनेस की। क्लियर हो गया? तो ये सेक्शन 44AE हम नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे। तो ये था सर सिंपल सेक्शन 44AD का ओवरव्यू, यानी कि सेक्शन 44AD किसको फाइल करना है, ITR 4 किसके लिए फाइल करना है, तो यहाँ पर हमने आज कवर किया सेक्शन 44AD। तो सेक्शन 44AD अब हम देखते हैं कि इसका रिटर्न आप किस तरह से फाइल करते हैं। तो इसके लिए हमको चलना है सर पोर्टल पे, पोर्टल पर हम चलते हैं। पोर्टल पर चलने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है सर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जैसे ही टाइप करेंगे यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी डालना है, तो हम लॉगिन प्रेस कर लेते हैं,
कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना, डिस्प्ले के ऑप्शन पे जाना है, पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना है। पासवर्ड सेंसिटिव होता है सर, किसी को आप शेयर ना करें पासवर्ड, इस चीज का आपको ध्यान रखें, और बार बार पासवर्ड बदलते भी रहें। AIS रिपोर्ट और आपका 26AS किसी भी पर्सन का रिटर्न फाइल करना है, इसके पहले आप चेक कर लें कि उसमें किसी का TDS तो नहीं है, या फिर ऐसे कोई ट्रांजेक्शन तो उसने नहीं किए हुए हैं, या ऐसी कोई इनकम तो उसकी नहीं आई हुई जो हम यहाँ पर भूल गए हैं बताना कंप्यूटेशन में। तो फाइल नाउ के ऑप्शंस पे जाना आपको यहाँ पे, और ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है, कंटिन्यू के ऑप्शंस पे जाना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग करना है, इंडिविजुअल है, कंटिन्यू के ऑप्शंस। अब आपको यहाँ पर ITR 4 सेलेक्ट करना है, ठीक है, और प्रोसीड विद ITR 4। लेट्स गेट स्टार्टेड। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करना है, ठीक है। पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी, ये जो ITR 1 के अंदर जो शेड्यूल्स था सेम टू सेम यही शेड्यूल्स हैं, इसके लिए इसके ऊपर ज़्यादा फोकस आपको नहीं करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक बार आपको प्रॉपर सब कुछ समझ लेना है, ठीक है। इसके बाद सर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सर रिप्रेजेंटेटिव SSC तो फाइल नहीं कर रहा है, नहीं वैलिडेटेड है, इसको आप यहाँ पे कंफर्म कर लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम पे जाना है। अगर आपकी, स्किप द क्वेश्चन, इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर आपकी सर इनकम सैलरी से इनकम भी हो रही है, हमने देखा था सैलरी और बिजनेस अगर दोनों करते हैं तो सैलरी का शेड्यूल्स तो हमने ITR 1 के अंदर कवर कर दिया था, एज इट इज सेम शेड्यूल्स आपके यहाँ पर भी है, कोई भी चेंजेस नहीं है। देख लेते हैं सर, यहाँ पर आपको एडिट के ऑप्शंस पे जाना, यहाँ पर आपकी सैलरी है फॉर एग्जांपल 2,40,000 रुपीज, आप 20,000 रुपया पर मंथली यहाँ पर आप पैसे भी सैलरी भी कमा रहे हैं, और कुछ भी फिगर आपको यहाँ पर एंटर नहीं करना है। 50,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, सैलरी आपकी हो जाती है 1,90,000, ठीक है। इसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में नहीं मिलता, अगर लेट आउट है तो वो फिगर आपको डालना है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, यहाँ पर आपको डालना एड डिटेल्स में। अब सर आपको जैसे एड डिटेल्स में जाएंगे, अब बात कर रहे हैं 44 AD की, इसलिए हम बिजनेस सेलेक्ट करेंगे, प्रोफेशन के केसेस में प्रोफेशन सेलेक्ट करेंगे, गुड्स कैरीज के केसेस में गुड्स कैरीज वाला सेलेक्ट करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं सर बिजनेस की, ठीक है। नेम ऑफ बिजनेस आपको यहाँ पे एंटर करना है, तो फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे थे मनीष, जो भी नाम होगा आपका, जो भी बिजनेस है उसका कोई ना कोई कोड होता है, या जो भी बिजनेस है आपका कोई ना कोई कोड होता है। जैसे हमारा एजुकेशन है तो यहाँ पर हम एजुकेशन के रिलेटेड यहाँ पे बनाते हैं, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, टेक्निकल, हायर एजुकेशन, ये तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं अदर एजुकेशंस, अदर एजुकेशंस, अदर एजुकेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, डिस्क्रिप्शन के बाद में यहाँ पर आपको ग्रॉस टर्नओवर, ग्रॉस रिसिप्ट लिखनी है। क्या लिखना है? ग्रॉस टर्नओवर, ग्रॉस रिसिप्ट। Even limited to 2 crore, however EV is less than equal to 5%, the limit under is extended to 10 crore, ठीक है, इट्स ओके। थ्रू अकाउंट पे चेक, आपने जितना भी सेल्स है आपका, जैसे हमने यहाँ पर दिखाया 40 लाख का सेल्स है फॉर एग्जांपल, तो हमने दिखाया 30 लाख रुपीज आपके अकाउंट से आए, तो आप 30 लाख रुपीज का फिगर आप यहाँ पे एंटर कीजिएगा, ठीक है। ये आपने 30 लाख रुपीज इंटर यहाँ पे कर दिया। रिसिप्ट इन कैश, यहाँ पर आपको रिसिप्ट करना है सर, आपने 10 लाख रुपीज यहाँ पे रिसिप्ट कर दिया, ठीक है। एनी अदर मोड, ए एंड बी के अलावा अगर आप कोई है तो यहाँ पर आप प्रॉफिट दिखाएंगे सर। 30 लाख का फॉर एग्जांपल हमने दिखा लिया 2,90,000, और यहाँ पर हमने दिखा लिया फॉर एग्जांपल 1,20,000। तो टोटल हमने ये इनकम इस तरह से, आप जितनी इनकम आप दिखाना चाहते हैं ना उतनी इनकम दिखा सकते हैं, मिनिमम आपको 6% दिखाना है और मिनिमम आपको 8% दिखाना है। अब यहाँ पर सर अगर आप ये इनकम दिखाते हैं सर 1,20,000, तो यहाँ पे रेड आ जाता है, इफ द इनकम इज लेस देन 6% इवन इट इज मैंडेटेड टू हैव अ टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB, प्लीज यूज ITR 3 इफ इंडिविजुअल HUF और ITR 5 इफ फॉर। क्लियर है? तो यहाँ पर हमको दिखानी है इतनी इनकम, तो हमने दिखा दिया फॉर एग्जांपल 2,90,000। अब आपको यहाँ पे ऐड के ऑप्शंस पे जाना, ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सर बिजनेस एंड प्रोफेशन का शेड्यूल्स हो गया। यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर अगर आपकी कोई भी इनकम है, फॉर एग्जांपल जैसे सेविंग बैंक इंटरेस्ट से इनकम आ रहा है 2,500 रुपये का फॉर एग्जांपल आपका इनकम आया। FD है, FD के अंदर फॉर एग्जांपल आपका 12,500 रुपीज़ का कोई इंटरेस्ट आया, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बस इसके बाद इसको आप कंटिन्यू कर लीजिए। तो ये हो गया सर आपकी
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की। तो ये आपका जो ग्रॉस टोटल इनकम का शेड्यूल से ये कंप्लीट होता है। टोटल इनकम आ गई आपकी 6,15,000। तो यहाँ पर आप कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपका सर आता है डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्ट इनकम। ये वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और ये फिनेंशियल पर्टिकुलर बिजनेस, इस ऑप्शन को आपको ऐड डिटेल्स करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पूछ रहा है सर पार्टनर्स मेंबर कैपिटल्स। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ये बैलेंस शीट्स बनाई थी। तो यहाँ पर हम जैसे हमने ये बैलेंस शीट बनाई थी, या बैलेंस शीट आप एक्सेल में बना सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपका कैपिटल कितना है, कैपिटल आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं हम। एक्सेल के अंदर बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में बता दूंगा। तो यहाँ पर सर आपकी है 5 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज, 25,000, 1,20,000, 40,000 और 25,000। तो ये आ गया सर आपका 8,10,000। ठीक है, 8,10,000। यहाँ पर भी आपका 8,10,000 होना चाहिए। तो 8,10,000 में 20,000 आप माइनस करेंगे तो 7,90,000 रुपीज ये आएगा। तो आप यहाँ पे फिगर आउट करेंगे 7,90,000 रुपीज। सिक्योर लोन आपका कुछ नहीं है, अनसिक्योर लोन भी कुछ नहीं है, एडवांस भी कुछ नहीं है। सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके कितने हैं सर, 20,000। तो आप यहाँ पे 20,000 रुपीज आप एंटर कर लीजिएगा। अदर लाइबिलिटीज सर आपकी 0 है। ठीक है, इसके बाद आपको फिक्स एसेट्स आपको यहाँ पे एंटर करना है 5 लाख रुपीज। अगर फिक्स एसेट नहीं है तो भी जरूरी नहीं है। यहाँ पर सर आपको जो स्टार लिखा है ना, स्टार कंपल्सरी, स्टार में अमाउंट डालना कंपल्सरी, यही आप चीज ध्यान रखें। तो इन्वेंट्री कितना आपका, इन्वेंट्री है सर हमारा 25,000। तो ये हमने इन्वेंट्री लिख लिया। सन्डी डेटर्स कितने आपके, तो हमने लिखा सन्डी डेटर्स हमारा 25,000 है। बैलेंस विद बैंक, बैंक का बैलेंस कितना है, तो ये 40,000 रुपीज है। ये जो बैलेंस विद बैंक है ना, ये आपको एक्चुअल फिगर लिखना है। ये आप इस चीज का ध्यान रखना, नहीं तो ऐसा नहीं है कुछ भी उठा के आपने लिख लिया। क्योंकि बैलेंस से तो बैंक तो बैलेंस मैच कर सकते हैं ना 31 तारीख को क्या बैलेंस है। ठीक है, कैश इन हैंड कितना है सर 1,20,000। लोन्स एंड एडवांसेस आपने यहाँ पे कुछ डाला हुआ, हाँ सर 1 लाख रुपीज हमने किसी को दिया हुआ है। और अदर एसेट्स आपकी कितनी है, तो यहाँ पर सर टोटल आपका 8,10,000 रुपीज ले और 8,10,000। अब आप इसको यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो आप यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सर टोटल लाइबिलिटीज एंड लाइबिलिटी कैपिटल और टोटल। क्लियर हो गया। तो ये वाला जो फिगर्स है ना, ये वाला फिगर्स आपको डालना जरूरी होता है, ये डालना आपको जरूरी है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर ग्रॉस सेल्स रिपोर्टेड फॉर जीएसटी। अगर सर आपके पास में जीएसटी है, आप जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर हैं, तो यहाँ पर आपको ऐड डिटेल्स के ऑप्शंस पे जाना है। आपको यहाँ पर आपका जीएसटीआर नंबर एंटर करना है और जीएसटी के अंदर आपने आउटवर्ड सप्लाई एज पर जीएसटी रिटर्न जीएसटीआर 1 के थ्रू आपने कितना सेल्स दिखाया था, वो सेल्स की फिगर आपको यहाँ पे डालनी है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये जो सेल्स आपने डाला है ना, यही सेल्स आपके जो भी हमने सेल्स ग्रॉस रिसिप्ट दिखाई है ना, उसका सेल्स दोनों सेम होना चाहिए, डिफरेंस आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सर हमारे पास में ऐसा हम जीएसटी रजिस्टर्ड ही नहीं है, हमने कम दिखाया है। तो यहाँ पर अब आपकी एग्जेम्प्टेड इनकम अगर कोई है, जैसे सैलरी का एग्रीकल्चर इनकम है 5,000 रुपीज से कम है, तो आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर आप करेंगे सर कन्फर्म। ये आपका हो गया सर कन्फर्म। टोटल डिडक्शंस, अगर आपका कोई टीडीएस डिडक्शन ऐसा, सॉरी ये जो बात कर रहे हैं सेक्शन 80 सीसीडी की कर रहे हैं, हमारे पास में कुछ नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ पे स्किप करेंगे। और बाकी कोई डिडक्शंस हमको नहीं मिलते हैं, इसलिए हम यहाँ पे कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। टैक्स पेड, सर आपने टोटल कितना टैक्स पे किया हुआ, अगर आपका कोई टीडीएस है डिडक्टेड है, अगर आप ऑनलाइन रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो फिगर आपका यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर आपका कोई भी टीडीएस नहीं है तो वो फिगर आपका यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको कंफर्म के ऑप्शंस पे क्लिक करना है। ठीक है, और टोटल टैक्स लाइबिलिटीज आप यहाँ पे आप कवर करेंगे सर, कितनी होती है 16,500। आपको सेक्शन 87A का रिबेट मिल जाता है। ये देखिए आप 15,000 और 15,000 रुपया 16,500 का टैक्स बनता है। सेक्शन 87A के थ्रू रिबेट मिल जाती है, आपको कोई भी टैक्स आपको पे नहीं करना होता। तो ये आप कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। ठीक है, और इसके बाद में इसको प्रोसीड कर लीजिए। और प्रोसीड करने के बाद रिव्यू रिटर्न पे जाइए, करण सिंह दुल सिंह जो भी है, और प्रोसीड टू प्रिव्यू। ठीक है, ये रिटर्न एक बार आप प्रॉपर तरीके से चेक कर लो या सब कुछ है या नहीं है। ठीक है, तो प्रोसीड टू वैलिडेशन। कंट्रीज मिलिट्री वो वाला तो फिक्शन हमारा रहता ही है।
बस ये आपने कर दिया, जो भी आपका एरर आ रही थी वो एरर आपने कर दिया। अब आप यहाँ पे प्रोसीड करेंगे, फिर से एक बार प्रीव्यू रिटर्न करेंगे, क्लिक किया हुआ है, प्रोसीड टू प्रीव्यू। एक बार ये प्रीव्यू आपका हो जाएगा, इसके बाद आप उसको वैलिडेट कर लीजिए। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, वैलिडेशन सक्सेसफुल। अब यहाँ पे जैसे ही प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा। तो उसका कंप्यूटेशन कैसे बनाते हैं वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको दिखा देते हैं। एक्चुअली इजी कंप्यूटेशन है, इतना कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत आपको यहाँ पर नहीं होती है ITR 1 और ITR 4 के अंदर। बात आती है ITR 2 और ITR 3 में, जो कि बहुत डिटेल्स रिटर्न है, वो भी हम डिटेल में कवर करेंगे। तो आज का ये क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। ITR 4 फाइल करना आप सीख गए हैं, उसमें आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो सब कुछ हमने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। थैंक यू सो मच।